हेलो और नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास की बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 जो है वो भारतीय इतिहास का एक काला दिन है, क्योंकि इस दिन भारत के एक प्रधानमंत्री की गोली मारकर उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद सिख दंगे हुए और दिल्ली में सिख कम्युनिटी के लोगों को घर में घुस घुस कर मारा गया, जान से मारा गया। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने भारत के लोकतंत्र के ऊपर ऐसा बदनुमा दाग दिया? बात करेंगे आज इस पूरे मुद्दे की, क्योंकि पंजाब की हालत फिर से खराब हो रही है। पंजाब फिर से उस हिंसा की तरफ लौट रहा है जो उसने 1980 से 90 के दशक में देखी थी। क्या है वो मुद्दा? क्योंकि अमृतपाल सिंह जो इस समय अपने आप को पंजाब में भिंडरावाले का दूसरा वर्जन कह रहा है और उसने कहा है कि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसकी जो मांग है वो खालिस्तान की है। क्या है खालिस्तान मूवमेंट और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला, बात करेंगे इसी के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। शुरुआत करते हैं सिख धर्म की स्थापना से। 15वीं शताब्दी की बात है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी। बाद में कुल 10 सिख गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह ने वो आखिरी सशरीर सिख गुरु थे। बाद में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दे दिया। इस दौरान उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी और खालसा दल का जो लीडर है वो बनाया बंदा सिंह बहादुर को। 1733 की बात है, क्योंकि मुगलों और सिखों के बीच में लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी। ऐसे में 1733 में मुगलों और सिखों के मध्य एक संधि का प्रयास किया गया। कपूर सिंह, जिन्हें मुगलों ने नवाब की उपाधि दी थी, उन्होंने खालसा दल की स्थापना करी। अब ये खालसा था क्या? इस खालसा को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक बुढ़ा दल और एक तरुण दल, और एज लिमिट रखी 40 ईयर्स। 40 साल से नीचे के लोग जो हैं उन्हें तरुण में रखा गया, जिनका एक काम था कि वो एक्टिव ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहेंगे, हमेशा वो लड़ने के लिए रेडी रहेंगे। और वहीं पर जो बुढ़ा दल है उसका मुख्य कार्य है कि वह गुरुद्वारों की रक्षा करेगा और धर्म का प्रचार करेगा। आगे चल के यह दल अपने आप को 12 भागों में विभक्त कर लेते हैं और 12 भागों में विभक्त करने के बाद ये दल अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। क्षेत्र बढ़ाते जा रहे थे और उसका हिसाब हरमंदिर साहिब में एक दस्तावेज में लिखा जा रहा था। आगे चल के यही जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं यह रियासतों में बदल गए और यह रियासतें कहने लगी मिस्ल, और ऐसे बन के 12 मिसलें तैयार हुई। दौर आता है महाराणा रणजीत सिंह का और उन्होंने 1799 में लाहौर को जीता और इसी के साथ इन 12 मिसलों को एक साथ जोड़कर सिख साम्राज्य की शुरुआत की और 1801 में उन्होंने अपने आप को सिख साम्राज्य का महाराजा घोषित कर दिया। आगे चल के उन्होंने अफगानिस्तान और तिब्बत तक के क्षेत्र को जीत लिया था। लेकिन फिर आता है अंग्रेजों का दौर और अंग्रेजों का दौर काफ़ी खतरनाक रहा, क्योंकि अंग्रेज एक तरफ साउथ में मराठा को ख़त्म करते जा रहे थे और वैसे ही वह जब बढ़ रहे थे पूर्व की ओर और फिर उत्तर की ओर जब बढ़े तो वहाँ पे सिख से उनका मुकाबला होता है। ऐसे में आगे चल के सिख जो हैं उनकी लड़ाइयाँ होती हैं ब्रिटिशर से और एंग्लो सिख वॉर में सिख की हार होती है और ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी साइन होने उसमें दलीप सिंह जो हैं वो सिख साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। उस समय भी ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में संबंध बहुत खराब नहीं हुए थे। कई सारे सिख जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी में काम किया कर रहे थे और माहौल खराब हुआ प्रथम विश्व युद्ध और जलियांवाला बाग के बाद। इसके बाद सिख के अंदर ब्रिटिशर्स को लेकर एक एंटी सेंटीमेंट जो है वो तैयार हो चुका था। खासकर जलियांवाला बाग में जिस तरीके से नरसंहार अंग्रेजों ने किया उसने तो पूरे सिख कम्युनिटी को हिला के रख दिया। सिख कम्युनिटी क्या, पूरे भारतवर्ष को उसने हिलाकर रख दिया। 1920 में अकाली दल की स्थापना होती है। अकाली दल की स्थापना के साथ ही एक सेपरेट पंजाब की मांग की जाती है, अर्थात सिखों के लिए अपनी भूमि की मांग। यह मांग बहुत प्रमुखता से तो नहीं रखी गई थी, लेकिन उसी दौर में क्या हो रहा था कि पाकिस्तान की मांग भी लगातार उभर रही थी।
ये अलग बात है, पाकिस्तान वर्ड अभी तक क्वाइन नहीं किया गया था, लेकिन 1932-33 के दौरान चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड दिया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की ऑफिशियल डिमांड रख दी और इसके बाद तो एक सिख भूमि की डिमांड भी राजनीति के केंद्र में आ चुकी थी। 1927 में भारत आजाद होता है और आजादी के साथ ही एक सेपरेट सिख भूमि की डिमांड खत्म हो जाती है। लेकिन बात करते हैं 1953 की। 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण किया गया और उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। ऐसे में अब पंजाब की मांग फिर से उभर के आने वाली थी। ये अलग बात है कि धर्म के आधार पर राज्य की मांग को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया था कि धर्म के आधार पर राज्य तो नहीं बनेगा, लेकिन पंजाबी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को मान लिया गया और 1966 में पंजाब का निर्माण कर दिया गया। तो पंजाबी भाषा का क्षेत्र पंजाब बनता है और हिंदी भाषा का क्षेत्र हरियाणा बनता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, हर बुरे दौर की शुरुआत एक अच्छी नीयत से होती है। वही हाल यहाँ पर भी रहा। चंडीगढ़ को लेकर मामला फंस गया क्योंकि चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्र जो कि पंजाबी भाषी क्षेत्र थे उन्हें हरियाणा के क्षेत्र में डाल दिया गया। चंडीगढ़ का वो क्षेत्र जो हरियाणा कंट्रोल में आता था। उसके अलावा पानी का मुद्दा भी प्रमुखता से उभरा क्योंकि पंजाब जो कि पंच आब शब्द से बना हुआ है, आब मतलब होता है पानी और पंच का मतलब होता है पांच नदियों के द्वारा ड्रेन किया जाने वाला यह क्षेत्र हरियाणा और पंजाब दोनों ही कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। ऐसे में पानी को लेकर उनकी डिमांड लगातार होती जा रही थी और इस वजह से यह मुद्दा और प्रमुखता से उठा क्योंकि पंजाब को केवल 23% ही पानी दिया जाने लगा। तो इस तरीके से पंजाब में लगातार आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में पंजाब के साथ हो रहे भेदभाव का फायदा उठाया अकाली दल ने और अकाली दल ने 1967 में एक मांग रखी कि भैया हमें भी आर्टिकल 370 जैसे कि जम्मू कश्मीर को दिया गया है वैसे ही हमें भी 370 जैसे विशेष अधिकार दिए जाने लगे। अकाली दल ने इस मांग को बड़े जोर शोर से उठाया और इस मांग के साथ ही जब चुनाव होते हैं तो अकाली दल की सरकार जो है वो पंजाब में बनती है। लेकिन अभी भी आप समझ रहे होंगे कि खालिस्तान की मांग कहां से आई। तो खालिस्तान की मांग के लिए चलना पड़ेगा हमें 13 अक्टूबर 1971 के समय में। और उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में जगजीत सिंह चौहान ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें खालिस्तान के मुद्दे को उसने प्रमुखता से उठाया कि हमें खालिस्तान के नाम से एक सिख भूमि चाहिए जो अपने आप में एक सोवरेन नेशन हो। इस तरीके से खालिस्तान की मांग पहली बार लोगों के सामने आई और यह बात उठी विदेशों में। लेकिन अभी भी यह बात जो है पूरी तरीके से भारत में नहीं आ पाई थी। भारत में एक सेपरेट सिख लैंड को लेकर जो बातें की जा रही थी उन बातों को अभी प्रमुखता से राजनीति में नहीं उठाया गया था। उसी साल क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो खालिस्तान की आग को हवा देने का काम कर रहा था और भारत में खालिस्तान की मांग धीमे धीमे सामने आ रही थी। बात है 1973 की क्योंकि अकाली दल कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया और याद रखिएगा जो पूरी कंट्रोवर्सी है ना ये इसी रेजोल्यूशन की वजह से ही होने वाली है। तो ऐसे में अकाली दल ने इस रेजोल्यूशन को पास किया और कहा कि डिफेंस, मुद्रा और विदेशी नीति के अलावा सारे काम पंजाब के ऊपर छोड़ देने चाहिए। और जब ये सारी बातें होने लगी तो उसी में एक पंजाबी संस्करण भी इसका निकला और उसमें एक अलग पंजाब की मांग की गई। पहली बार राष्ट्र की मांग की गई जो कि धार्मिक आधार पर बने। यह अलग बात है कि इसको प्रिंट नहीं किया गया था, यह पब्लिश नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के पास यह सारी खबर पहुंचती है और इंदिरा गांधी कहती हैं कि जो ये डिमांड की गई है यह पूरे तरीके से देशद्रोह का मुद्दा है। और ऐसे में अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आ गए। इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने पंजाब में वो सारे काम किए जिससे कि कांग्रेस
और भारत के साथ जो सिख लोग हैं उनके बीच में एक जो सामंजस्य है वो स्थापित हो सके। लेकिन ऐसा हो ही रहा था क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और आपको पता है इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब हो चुकी थी। कांग्रेस को कोई भी पसंद नहीं कर रहा और ऐसे में 1977 में ज्ञानी जैल सिंह भी रुखसत कर दिए जाते हैं और पंजाब में अकाली दल की वापसी होती है और पंजाब में अकाली दल की वापसी ने वापस से खालिस्तानी मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाया। तो 1977 में अकाली दल वापस से आते हैं सत्ता में और एक व्यक्ति और लौट के आता है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जगजीत सिंह चौहान और उसने खालिस्तान की मांग को हवा दी। और यही नहीं, उसने खालिस्तान के नाम से ही डाक टिकट जारी कर दिए, पासपोर्ट जारी कर दिया और यहाँ तक कि दूतावास की भी स्थापना कर दी। तो ऐसे में खालिस्तान का मुद्दा प्रमुखता से भारत में आ चुका था और यह धीमे धीमे करके हिंसक रूप लेता जा रहा था। तो बात कर लेते हैं कैसे हुआ जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय। बात है 1978 की, दिन था बैसाखी और बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऐसे में निरंकारी समूह उसने यह डिमांड करी कि उसको जुलूस निकालने का मौका मिलना चाहिए। इसकी परमिशन दे दी थी उस समय की अकाली दल सरकार ने। लेकिन उसी समय दमदमी टकसाल जो कि सिख धार्मिक समूह है जिसका हेड था जरनैल सिंह भिंडरावाले, उसने इसका अपोज किया और ऐसे में हो गया क्लैश और क्लैश में 13 लोगों की हो गई मृत्यु और ऐसे में गुरबचन सिंह को जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद जब वह रिहा होके आता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में जरनैल सिंह भिंडरावाले से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आता है। इसके बाद 1981 में हत्या होती है हिंदू समाचार समूह के संपादक लाला जगत नारायण का, जो कि खालिस्तान के विरोधी थे और इसमें भी जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम खुलकर सामने आता है कि उससे जुड़े लोगों ने ही हत्या कर दी थी। वापस से लौटते 1980 में, क्योंकि 1980 का दौर काफी खतरनाक दौर है भारत के लिए। खतरनाक क्यों है समझाता हूं मैं, क्योंकि जो केंद्र में सरकार चल रही थी उस समय, उस केंद्र की सरकार पूरी तरीके से डामाडोल स्थिति में आ चुकी थी। ऐसे में नए चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। अब अकाली दल का प्रभाव पूरे पंजाब में देखा जा रहा था और इस प्रभाव के कारण कांग्रेस को यह लगा कि अगर अकाली दल के समानांतर ही एक ऐसे सिख नेता को खड़ा कर दिया जाए जिसका कि पूरे सिख कम्युनिटी में अच्छा खासा कंट्रोल है, तो ऐसे में चुनाव जीतने में आसानी रहेगी। और यह बात कही संजय गांधी ने, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र है। उन्होंने यह बात कही कि हमें ऐसे ही नेता का साथ लेना चाहिए। यहां तक कि भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी के साथ स्टेज भी शेयर किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खालिस्तानी मुद्दे को हवा देने में कांग्रेस ने भी रोल निभाया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 1981 में जब हत्या की गई हिंद समाचार समूह के संपादक की, इसके बाद भिंडरावाले को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वह छूट के आता है। लेकिन इन 2 दिनों में जरनैल सिंह भिंडरावाले को वो पॉपुलैरिटी मिली जो पॉपुलैरिटी उसको कभी नहीं मिली थी। और ऐसे में पूरे पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम जो है वो गूंजने लगा था। और इसी समय भिंडरावाले और कांग्रेस के बीच दूरियां हो गई। और आपको पता ही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में अकाली दल का समर्थन मिला भिंडरावाले को और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो कि 1973 में पास किया गया था, उसे यहां पर प्रमुखता से उठाया जाने लगा। बाद में चल के 1982 के ही टाइम पे जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां से सारी एक्टिविटी उसने चलानी शुरू कर दी। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और ब्लू स्टार के बाद आपको पता ही है कि पूरे देश का घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। कभी बात करेंगे इस घटना पर भी कि आखिर ब्लू स्टार को कैसे एग्जीक्यूट किया गया था। भिंडरावाले की हत्या कर दी जाती है और ऐसे में खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो भारत में धीमा हो जाता है और समय के साथ नेपथ्य में चला जाता है। लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में रहने वाले कई सारे सिख कम्युनिटी के लोग अभी भी खालिस्तान की मांग कर रहे थे। लेकिन यह मुद्दा अब केवल विदेशों में रह गया था। भारत में इस मुद्दे का कोई भी रोल हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिर से इस मुद्दे को हवा मिली है और इस मुद्दे को हवा दी है अमृतपाल सिंह ने।
और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार इसको रोकने में विफल साबित होती दिखाई दे रही है। तो देखेंगे आने वाले समय में खालिस्तान का मुद्दा किस करवट बैठता है। आप देख रहे थे द स्वदेश।